हाउ आर यू। ऑनलाइन स्टडी करते करते आप 6 चैप्टर हम आ गए हैं। ठीक है, स्कूल खुलने की तो पता नहीं है, बट फिर भी स्टडी चालू रखना है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देखो, बट इस इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप इसका जो नेक्स्ट टॉपिक देखोगे तो वो पूरा अलग है। वो आपका एक्चुअली 4th चैप्टर का टॉपिक आ जाता है, वेक्टर वाला। ठीक है, बट पहले हम देख लेते हैं कि वर्क एनर्जी क्या है, उसके बाद वही पढ़ना है। तो वर्क, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपको सबसे ज़्यादा सर टीचर ही बोलते होंगे कि वर्क करो, हार्ड वर्क करो, स्टडी करो। तो स्टडी करते हो मतलब वो आप वर्क करते हो ऐसा ही बोलते हैं। या फिर आप देखो कि आपके पापा कहाँ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ बोलते हैं कि वर्क गए हैं। और अभी तो कोरोना में तो सब बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो मतलब कुछ भी करते हो। ठीक है, अभी हम लोग टीचिंग करते हैं तो वो भी क्या होता है कि एक टाइप का वर्क ही है। ठीक है, आपने सुना होगा कि अगर कोई जगह पर आप वर्क नहीं करते तो सैलरी नहीं मिलती, इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। ऐसा कुछ भी देखो तो डेली लाइफ में हर जगह पर आपको बोला जाता है कि कुछ वर्क करना है या कोई वर्क कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल रहा है तो कुछ वर्क ही नहीं करता, ऐसा भी बोलते हैं। बट ये जो हम डेली लाइफ में वर्क की हम बात करते हैं तो क्या होगा कि ये जो वर्क होता है डेली लाइफ का हमारा, फिजिक्स में वही सेम होगा। बिल्कुल, फिजिक्स में जो वर्क का डेफिनेशन दिया गया है वो बिल्कुल अलग है। जो हम डेली लाइफ में समझते हैं कि ये वर्क कर रहा है, ऐसा फिजिक्स में बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स में वर्क का जो डेफिनेशन दिया गया है वो इससे अलग है। अब फिजिक्स में डेफिनेशन में क्या दिया गया है कि वर्क जो है तो उसको हम W से डिनोट करेंगे। तो वर्क क्या होगा, तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से वर्क हमको मिलता है। अब फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। बट यहाँ पर देखोगे तो वर्क है। ठीक है, तो वर्क जो है हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। अब दूसरी बात एनर्जी की हम करते हैं, ये हम अभी सिर्फ देख रहे हैं कि वर्क होता है, फिजिक्स में वर्क को कैसे डिनोट किया गया है। तो अब देखो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी को क्या किया गया है कि ई। अब एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होगा कि आपको देखा होगा कि कई जगह पर कोई अगर बहुत काम करता रहता है तो आप बोलते होंगे यार कितनी एनर्जी है तेरे में, इतना काम करता है। ठीक है, ये आप बोलते हो कि इसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, स्टेमिना तो अलग हो जाएगा। बट देखो कि कितनी एनर्जी है कि आप वर्क करते हो। या फिर आप सिंपल समझते हो कि अगर आपको कुछ भी वर्क करना है, कुछ भी, तो उसके लिए क्या होगा, एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। जैसा सिंपल बात समझो कि अगर आपको बाजार से कुछ भी खरीद के लाना है, कुछ भी, तो उसके लिए पैसे चाहिए। वैसे ही कुछ भी वर्क करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, ये बात अलग है अभी कि आपकी पहचान वाले के हो या फिर आपके कोई नजदीकी रिलेशन हो तो वो आपको दे देते हैं। बट मोस्ट ऑफली क्या होगा कि कुछ भी वर्क करना हो तो उसके लिए हमको क्या होगा कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या आप मेरे को कोई ऐसा वर्क बता सकते हो जो वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती? इवन जब आप सोते हो तब भी आपका बॉडी वर्क करता रहता है तो वहाँ पर भी एनर्जी आपकी यूज होती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर चल रहा हूँ तो मेरे को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बोल रहा हूँ तो बोलने में भी एनर्जी लगती है, समझ जाओ। तो हर कोई भी काम करना हो, ठीक है, कोई भी वर्क, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अब एनर्जी जो है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो वर्क करने के लिए हमको जरूरी है। तो अब हम एनर्जी को क्या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो वर्क है वो क्या बताएगा कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। ठीक है, या फिर हम एनर्जी को चेंज E इक्वल टू डेल्टा W इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इनिशियल जो वर्क किया, फाइनल जो वर्क किया, उसका डिफरेंस ले लो, या फिर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ले लो। तो ये सब डिटेल में बात में आएगा। अभी समझ लो कि चेंज इन वर्क, ठीक है, या फिर चेंज इन एनर्जी
वो एक दूसरे को अपोजिट हो जाता है, मतलब सॉरी अपोजिट नहीं, चेंज इन वर्क की बात करो तो एनर्जी, चेंज इन एनर्जी टू वर्क, इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। ये सब नेक्स्ट आएगा। और तीसरी बात है पावर की। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर को हम P से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो पावर होगा वो क्या आ जाएगा, जैसे आपको बोलते हैं ना कि बहुत पावर है टेरे में, ठीक है, या फिर बोलते हो कि ये तो बहुत पावरफुल है, कोई इंजन होता है, ठीक है, कोई बाइक होती है बहुत पावरफुल बाइक है, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वर्क इन यूनिट टाइम, मतलब कि आप देखो, अब बच्चे जो भी होते हैं वो सब पढ़ने में तो सब कोई पढ़ सकता है, ठीक है, बट होता क्या है कि एक साल में सब लोग जितना पढ़ते हैं तो सबका सेम मार्क्स थोड़ी आता है, किसी का 80% भी आ जाता है, किसी का 60 भी आता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो होता क्या है कि यूनिट टाइम है, मतलब सबके पास कितना होता है कि एक साल का सबके पास सेम टाइम होता है, बट कोई क्या कर पाता है कि 80 मार्क्स जितना पढ़ पाता है, कोई 60 मार्क्स जितना, और कोई पास हो पाए इतना भी नहीं पढ़ पाता है। तो जो वर्क है यूनिट टाइम का वो सबके लिए अलग अलग हो गया, तभी तो सबका अलग अलग रिजल्ट आया। तो वो जो होता है वर्क इन यूनिट टाइम, उसी को बोलते हैं पावर। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो यूनिट टाइम में सबसे ज़्यादा पढ़ पाए उसका पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग तो ये पावर है। अब एनर्जी की दूसरी बात है कि एनर्जी आप देखोगे तो बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से आपने नाम तो सुना होगा। तो दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी बनती है, ठीक है, फिर अलग अलग टाइप की एनर्जी आती है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफली क्या होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी क्या है कि इंटरनल एनर्जी। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चैप्टर में, बट उससे पहले ये जो हमने चीज देखी है, ठीक है, वर्क की हमने बात की है, तो वर्क से देखो, वर्क आप देखो क्या होता है कि वर्क को डिफाइन कैसे किया गया है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, बट जो आंसर आ रहा है वर्क वो वेक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना होगा कि वेक्टर के बारे में, ठीक है, तो वेक्टर के बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो देखो अगर कोई वेक्टर ए है तो ये वेक्टर को हम कैसे डिनोट कर पाते थे, तो axi प्लस ayj प्लस azk, इस तरीके से हम वेक्टर को डिनोट कर पाते थे। अब इसका जो मैग्नीट्यूड था तो वो हमको कैसे मिल रहा था, तो अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, इस तरीके से हमको इसका मैग्नीट्यूड मिलता था। ये हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था। अब वहां पर हमने क्या देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, तो एक चीज देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा रियल नंबर के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर रियल नंबर के साथ, तो वहां पर हमने देखा था कि कोई वेक्टर ए है, ठीक है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, कोई लैम्बडा के साथ या कोई म्यू के साथ ये वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता था, वो आंसर वेक्टर ही रहता था। बस क्या होता था कि जो वेक्टर होता था उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता था लैम्बडा टाइम लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया है। तो फिर आएगा क्या कि आंसर नहीं, जो वेक्टर है तो वेक्टर डॉट वेक्टर जिसका आंसर स्केलर होता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लिकेशन, बट आंसर जिसका क्या होगा स्केलर होगा, कि जो अभी हमने देखा फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट आंसर वर्क वो क्या होता है स्केलर होता है। तो इस तरीके से, और तीसरा क्या होगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर, और उसका जो आंसर होगा वो भी क्या होता है वेक्टर ही होता है।
तो तीन टाइप से हमको क्या होगा कि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें से हमने पहला वाला रियल नंबर तो वो हमने चैप्टर नंबर 4 में देख लिया था कि आप कोई लैम्ब्डा के साथ या कोई म्यू के साथ क्या कर सकते हो, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए देख लो कि वेक्टर ए, इसकी वैल्यू हमारे पास कोई है 2y + 3j + 4k। ठीक है, अब अगर हम लैम्ब्डा इक्वल टू कोई 2 ले लें तो हम लैम्ब्डा इंटू ए करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए हो जाएगा। तो वो हमको क्या मिलेगा, तो आप देखो 4i प्लस क्या हो जाएगा 6j + 8k, ये क्या हो जाएगा हमारा कि लैम्ब्डा इंटू ए हो गया। तो ये तो सिंपल था, वहां पर हमने देख लिया था। अब हमको आज जो देखना है तो वो क्या है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर जिसका आंसर क्या आ रहा, वो स्केलर आ रहा। ठीक है, तो ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, बट आंसर उसका कैसा लाना है, स्केलर लाना है। तो अब देखो हमारे पास वेक्टर, दो वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमको आंसर अगर स्केलर लाना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि बीच में डॉट रख के किया जाता है। ये डॉट क्या बतलाता है कि जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, स्केलर होगा। ये दोनों तो वेक्टर है बट आंसर क्या होगा, स्केलर होगा, ये मतलब। अब ये दोनों का डिफाइन कैसे किया गया है, तो ए डॉट बी बोला गया है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को डिफाइन कैसे किया गया है कि जो स्केलर या बोल दो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया है, तो ए डॉट बी, दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, तो ए एंड बी के बीच का जो एंगल होता है वो होगा। अब इसको फिगर के थ्रू समझो, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच का एंगल। तो ये हमको क्या मिलेगा, ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप समझो कि अगर ए के ऊपर हम बी का प्रोजेक्टाइल ले, प्रोजेक्शन, ठीक है, तो होगा क्या कि ये वाला जो पार्ट होगा, आप देखो ये एंगल थीटा है, ये बी है, तो ये हम ओ से पी वाला कोई पार्ट ले लें। ठीक है, जहां पर इसका प्रोजेक्शन ए के ऊपर आया है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बी कॉस थीटा कहलाएगा। कैसे, तो जो एंगल के पास वाली जो साइड होती है वो कॉस थीटा आती है, और ये इसका हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा वो क्या बनेगा, ये पास वाली बाजू बनती है। तो यहाँ पर से अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो ए और ये क्या है, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये ही है एक्चुअली ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो ए इंटू, देखो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या बता रहा है कि हमारा सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन है वो ये a इंटू बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा जो आ रहा है वो क्या है, तो वो है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ए के ऊपर बी का प्रोजेक्शन हो गया, ए के ऊपर हमने बी कॉस थीटा लिया है, तो ये क्या हो गया, ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वाले वेक्टर पे। तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि ए डॉट बी जो होता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, अब इसका उल्टा भी समझ सकते हो। ठीक है, अब इसका उल्टा हम समझे तो क्या होगा, देखो यही फिगर है। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम लेते हैं, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। तो जैसे हमने यहाँ पर बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर लिया है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं,
ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ओ से पी तक का जो पार्ट आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए कॉस थीटा वो क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो कि ए डॉट बी वो क्या हो जाएगा, तो ए बी कॉस थीटा था, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, बी को आगे लेते और ए कॉस थीटा लिखते हैं। तो अब देखो बी इंटू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो अब देखो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बतलाता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, ठीक है। मतलब ए डॉट बी है तो बी डॉट ए भी सेम ही होता है, कोई अलग नहीं होता। ये कम्यूटेटिव रूल क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में फॉलो होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं फाइनली कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जिसमें थीटा क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये एक रूल हो गया कम्यूटेटिव रूल, जिसमें क्या होगा कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। अब दूसरा चीज देखो, तो क्या होगा कि ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब अगर आप किसी ब्रैकेट में या फिर आप कोई रिजल्टेंट वेक्टर लो जिसका आप एक ही साथ डॉट प्रोडक्ट लो, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों के साथ इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा एक। अब ये कैसे होता है वो समझे। तो यहाँ पर आपने जो देखा वही चीज अब यहाँ पर भी हम देखेंगे। हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है। अब वेक्टर बी ये रहा, वेक्टर ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमको कैसे मिलता है। ये हमारा O है, ये वेक्टर नीचे वाला वेक्टर A है। तो B के ऊपर से हम B का प्रोजेक्शन E के ऊपर ले, कितना OP। C से हम क्या करते हैं, उसका प्रोजेक्शन लेते हैं OQ, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि A डॉट बी प्लस सी है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था क्या होगा कि ए डॉट समथिंग ए डॉट बी है, तो क्या लिखा था, ए प्रोजेक्शन ऑफ बी कौन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का प्रोजेक्शन ऑन ए, ठीक है। तो अब देखो ये बी प्लस सी है, बी प्लस सी यहाँ पर हो रहा है बी प्लस सी, ये फाइनल, ठीक है। ये ट्रायंगल मेथड के थ्रू हमने ऑब्टेन किया। तो बी प्लस सी का प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, क्यू पर आ रहा है, ओ से क्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू क्या हो जाएगा, ये ओ क्यू। इस तरीके से ए डॉट ओ क्यू हम लिख सकते हैं, बी प्लस सी का प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, ओ इंटू क्यू। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ओ क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PQ लिख सकते हैं। तो अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट OP प्लस A डॉट PQ। अब देखो तो A डॉट OP क्या है, तो OP क्या हो जाएगा, ये वाला OP, तो ये क्या आ जाएगा एक्चुअली, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A प्लस A डॉट PQ। तो ये वाला क्या है, वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी का यहाँ पर प्रोजेक्शन आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ
किसका हो जाएगा, सी ऑन ए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट प्रोजेक्शन ऑफ बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो वो एक्चुअली क्या होता था, बी कॉस थीटा होता था, तो यहाँ पर बी कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, ए डॉट सॉरी डॉट निकल जाएगा, क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आता है तो बी कॉस थीटा, तो सी आता है तो सी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी थी, तो वो हमने ऑब्टेन कर लिया। तो क्या होगा कि किसी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि ए के साथ दोनों का इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो ये भी चीज यहाँ पर पॉसिबल है। फिर अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्चुअली, तो हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड, तो तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर आई, वाई का यूनिट वेक्टर जे और जेड का यूनिट वेक्टर के होता है, ठीक है। अब देखो कि हमने यहाँ पर a डॉट बी क्या किया है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो i, ठीक है, डॉट i का i के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये ऑर्थोगोनल ये हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो समझ लो कि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है उसको डिफाइन किया गया है i से, ठीक है, y में j से, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो तो वो k कहता है। अब हम i डॉट i सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बस, तो वो क्या हो जाएगा, तो आप देखो क्या हो जाएगा, i डॉट i, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड i इंटू i, ठीक है, और cos थीटा। अब देखो थीटा क्या कहलाएगा कि i और i सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या आएगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, i की वैल्यू 1 आती है तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, j डॉट j, क्योंकि j और j के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा 0, और k डॉट k उनके बीच का भी एंगल 0 हो जाएगा। बट अगर हम i डॉट j की बात करें तो क्या हो जाएगा, i इंटू जे इंटू कॉस क्या हो जाएगा, i और j के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90, तो क्या हो जाएगा ये 90, तो हम क्या लिख सकते हैं 0, क्यों 0, क्योंकि cos 90 0 होता है ना, तो अब क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो कोई भी दो यूनिट वेक्टर के जिनके बीच का एंगल 90 है तो उनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो i j उनके बीच का क्या है 90, तो वैसे ही क्या हो जाएगा j और k के बीच का j डॉट k वो भी क्या हो जाएगा 90 एंगल है, और k डॉट i उनके बीच का भी जो एंगल है वो क्या बनेगा, तो 90 ही बनेगा, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा 0। तो इन शॉर्ट सेम वेक्टर है i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा डॉट प्रोडक्ट में, और अलग है i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i अलग अलग है, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट किसका आ जाएगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो ये भी एक चीज याद रखने वाली है। अब दूसरा क्या होता है वो देखते हैं। अगर आप इसको समझना चाहो तो क्या हो जाएगा कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर दो वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, एग्जांपल 6.1 है। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, देखो कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें क्या होगा कि दो वेक्टर मिलकर उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है स्केलर होता है। तो स्केलर का मतलब क्या हो जाएगा कि आप देखो a इक्वल टू हम ax i प्लस ay j इस तरीके से करते हैं। तो अब इसमें से क्या होगा कि ax जो है वो मैग्नीट्यूड है, i डायरेक्शन है, ay मैग्नीट्यूड है, j है वो क्या है डायरेक्शन है। तो अब हम इसमें से i और j वो निकल रहे तो ये क्या हो गया स्केलर ही बन गया है ना।
ठीक है, डायरेक्शन निकल गई तो क्या हो गया कि वो स्केलर बन गया। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि हम जब कोई डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा, आई जे के, ठीक है, तीन होता है तो तीनों में से कोई भी नहीं होगा तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब उसी को समझते हुए हम पहला हमारा जो वर्क वाला देखा था वही हम लेंगे। यहाँ पर देखो तो क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के हमको वेक्टर दिए हुए हैं। तो ये वेक्टर 3i + 4j - 5 के, 5i + 4j + 3 के, इस तरीके से दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है कि दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या होगा कि दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा है, उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों का क्या करना पड़ेगा कि डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देखो, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब हमको फाइंड करना है थीटा, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो वो क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी और नीचे क्या आ जाएगा, एफ और डी। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब देखो तो एफ डॉट डी है तो वो क्या हो जाएगा, 3i + 4j - 5k और दूसरा क्या हो जाएगा 5i + 4j + 3k और नीचे क्या आ जाएगा f इंटू डी। अब कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, तो वो हमने पहले देखा। तो f का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यहाँ पर, तो वो f का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों सबका एडिशन अंडर रूट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हम अंडर रूट में क्या मिलेगा, 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 25, तो ये अंडर रूट में 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर d का वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऊपर भी वही था 3 4 5 था, नीचे 5 4 3 है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 50 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एफ एंड डी ये क्या हो गए, वेक्टर के मैग्नीट्यूड मिल गए। अब ऊपर देखो तो हमें क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, आई का जे के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे आई डॉट जे, तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। किसका होगा, सिर्फ आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। आई का जे के साथ करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही जे का के साथ, के का आई के साथ तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से हम 3 का आई के साथ, देखो ब्रैकेट ओवर करते हैं तो क्या करते हैं, 3 को इन तीनों के साथ, 4 को इन तीनों के साथ, के को इन तीनों के साथ करने चाहिए। बट 3 को 5 के साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा 15। ठीक है, आई डॉट आई तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। फिर 3 को जे के साथ करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 12, बट आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही सब में तो 5 इंटू 3 15 हो गया, प्लस 4 इंटू 4 16 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा कितना 15, तो -15 के डॉट के क्या हो जाएगा 1, बाकी सब कैंसल। नीचे क्या आ जाएगा, फिर एफ और डी दोनों का वैल्यू क्या है √50। तो ये आंसर एक्चुअली हमको क्या मिलेगा, आप देखो तो ऊपर 15 - 15 तो वो तो कैंसिल, 16 बच गया, नीचे क्या आ जाएगा तो अंडर रूट में 15 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 15 तो ये 15 हो गया। तो यहाँ से हम 16/50 करते हैं तो ये आंसर एक्चुअली 0.32 मिलता है। तो जो एंगल हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 0.32, तो थीटा एक्चुअली क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0.32, ये हो गया। ठीक है, अब अगर आपके पास टेबल नहीं है तो ये फाइंड करने जाने की जरूरत नहीं है। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स
0.32 ये लिख दो। एक चीज ध्यान रखना होगा क्या, आपको एंगल बोला है तो आपको थीटा को सब्जेक्ट बना के ही लिखना पड़ेगा, ठीक। cos थीटा इक्वल टू 0.32 ऐसे लिख के छोड़ोगे तो वो इनकम्प्लीट होगा। थीटा पूछा गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा b cos इनवर्स 0.32। दूसरी एक चीज पूछी गई है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d। तो दूसरा क्या पूछा गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d। तो यहां से हम समझेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि d और ये हम f लिख सकते हैं। इधर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा कि d और प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमको फाइंड करना है, तो प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा f cos थीटा, ठीक है। तो अब देखो f की वैल्यू क्या आती है, तो अंडर रूट में 15 और cos थीटा की वैल्यू क्या आती है, तो 0.32। तो इन दोनों का आप देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 25 इंटू 2 लिख सकते हैं 0.32। तो ये हमको क्या मिलेगा 5√2 और ये 0.32। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा f cos थीटा, ये क्या है प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d, तो वो क्या हो जाएगा एक्चुअली f cos थीटा। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वो क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ f ऑन d का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हम 6.1 किया है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मेन चीज जो यहाँ पर मैंने सेंटर में लिखी है ये याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया देखेंगे, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।